डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना, वो लिविंग एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं सेल के, उनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल। क्या बोल सकते हैं अपन? लिविंग एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स नहीं, एक्टिव ऑर्गन्स ऑफ सेल। ठीक है, सेल के जो लिविंग और मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। लिविंग है और मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अलग अलग सेल ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सेल में। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल है उनका सबका फंक्शन क्या होता है? अलग होता है। सबकी स्ट्रक्चर भी क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी अलग है सेल ऑर्गेनल का और फंक्शन भी क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, अब एक बात करते हैं अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं। देखो अभी मैंने बताया कि अलग अलग सेल ऑर्गेनल का फंक्शन क्या है? अलग है। स्ट्रक्चर भी क्या है? अलग है। लेकिन बहुत से सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनके फंक्शन आपस में रिलेट करते हैं, कोरिलेटेड फंक्शन होते हैं, उनके कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होते हैं। उन सेल ऑर्गेनल को क्या बोल देते हैं? एक साथ में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल देते हैं। ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके फंक्शन कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उन सेल ऑर्गेनल को क्या बोल देते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, किसको बोलते हैं? जिनके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कोऑर्डिनेटेड बोले तो रिलेटेड होते हैं जिनके फंक्शन, उन ऑर्गेनल को क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब कौन कौन से ऑर्गेनल ऐसे हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? तो कौन कौन से हैं? एक तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक होता है लाइसोसोम और एक होता है वैक्यूल। एक क्या होता है? वैक्यूल। तो ये सेल ऑर्गेनल हैं जिनके फंक्शन आपस में क्या है? कोऑर्डिनेटेड हैं। तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल मिलके बनाते हैं क्या? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ऐसे बोले कि कौन से, मतलब क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, या फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो तुम्हें याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चार ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनका फंक्शन आपस में रिलेट करता है, इसलिए ये क्या बनाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखो, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है प्रोक्सीसोम। क्या होता है? प्रोक्सीसोम। तो क्या क्या बताया मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सीसोम, ये ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो फंक्शनली इन सेल ऑर्गेनल से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनके अलग ही फंक्शन होते हैं, इनके फंक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये फंक्शनली इनसे कोऑर्डिनेटेड नहीं रहते, फंक्शनली इनसे रिलेटेड नहीं रहते। तो ये जो तीन ऑर्गेनल मैंने बताए ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सीसोम, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्या नहीं है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो तुम्हें याद रखना है कि कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है और कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो पार्ट है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल।
वैक्यूल। क्या क्या बताया मैंने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल तो क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सीसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये चीज बेटा ध्यान दे लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली, ठीक है। अब अपन अलग अलग सेल ऑर्गेनल की स्टडी करेंगे, वन बाय वन अपन सारे के सारे सेल ऑर्गेनल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसके बारे में पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एंडो मतलब इनसाइड, इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर है रेटिकुलम। कभी भी रेटिकुलम वर्ड आ जाए, रेटिकुलम का मतलब होता है बेटा नेटवर्क, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अपन जाल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, इसका नाम क्या कह रहा है? इनसाइड है, साइटोप्लाज्म के नेटवर्क है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क प्रेजेंट है। किसका नेटवर्क प्रेजेंट है? ट्यूब्यूलर नेटवर्क बोल सकते हैं अपन, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम ही बोल रहा है कि मैं क्या हूँ? अंदर प्रेजेंट हूँ किसके? साइटोप्लाज्म के। और किसकी फॉर्म में? नेटवर्क की फॉर्म में। ये बोल रहा है कि मैं साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट हूँ, इसलिए मेरे को क्या बोल दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। अब देखो ये न्यूक्लियस है, सेल की बात करें अपन, सेल के अंदर मैं बना रही हूँ न्यूक्लियस। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब सबको पता है न्यूक्लियस बाई मेम्ब्रेन होता है, 2 मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के, ये देखो, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर हो गए, ठीक है। और इधर मैं बना देती हूँ ये सेल, सेल की मतलब सेल मेम्ब्रेन बना देती हूँ, ठीक है, एनिमल सेल। अब देखो ये जो न्यूक्लियस है इस, और ये जो पार्ट बच गया ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोल दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। ये न्यूक्लियस से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ जगह तो ये क्या होता है? न्यूक्लियस से अटैच रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस से स्टार्ट हो गया ऐसे स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और कहाँ तक जाता है? सेल मेम्ब्रेन तक जाता है। न्यूक्लियस से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है? ये सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, ठीक है। तो ऐसी सी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। या फिर ये ट्यूबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, बहुत सारी ब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, ऐसे ब्रांच्ड ट्यूब्यूल होती हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा ये छोटी छोटी वेसिकल्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। ये पूरा का पूरा क्या बनाया मैंने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया। ये अंदर तो बनाया न्यूक्लियस, और ये क्या बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो जो नेटवर्क है, ये जो पूरा नेटवर्क है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। 2 पार्ट में कैसे? देखो, एक तो ये पार्ट है जो इसके अंदर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अंदर वाला पार्ट जो मैं ब्लू ब्लू से बना रही हूँ, ये तो इसके अंदर वाला पार्ट हो गया। ये देखो इसके अंदर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये अंदर का पार्ट हो गया, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू ब्लू से बनाई ये क्या हो गया? अंदर वाला पार्ट हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का पार्ट, और कुछ पार्ट इसके बाहर भी रह रहा है, जो मैं देखो व्हाइट से बना रही हूँ ऐसा, ये इसके बाहर प्रेजेंट है ये पार्ट, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। एक तो इंट्रालुमिनल और एक एक्स्ट्रालुमिनल, मतलब ये एक सिस्टर्नी है, ऐसी सी एक सिस्टर्नी बनाई है मैंने, ठीक है। इस सिस्टर्नी के अंदर ये जो कैविटी है ना, ये जो खाली जगह है इस सिस्टर्नी के अंदर, ये ऐसी ट्यूब बनाई मैंने। इस ट्यूब के अंदर जो खाली जगह है उसको क्या बोल दिया? लुमेन। तो कुछ पार्ट तो इस साइटोप्लाज्म को किसने कवर कर लिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। उसको क्या बोल सकते हैं अपन? इंट्रालुमिनल। क्या बोल सकते हैं? इंट्रालुमिनल। और जो लुमिनल के बाहर है, इस लुमेन के बाहर जो पार्ट है उसको क्या बोल देंगे अपन? एक्स्ट्रालुमिनल पार्ट। क्या बोल देंगे? एक्स्ट्रालुमिनल या फिर साइटोप्लाज्मिक पार्ट।
क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्मिक। तो साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक तो इसके अंदर वाला पार्ट और एक इसके बाहर वाला पार्ट। जो इसके अंदर प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसको तो बोल दिया लुमिनल, और जो इसके बाहर है उसको एक्स्ट्रा लुमिनल या फिर साइटोप्लाज्मिक पार्ट बोल दिया। आगे बात समझ में। अब देखो एंडोप्लाज्म की जो स्ट्रक्चर होती है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं मेनली। कितने होते हैं, 3, 1, 2 एंड 3, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सिस्टर्न, सेकंड है ट्यूब्यूल्स, और थर्ड होता है, क्या होता है, सिस्टर्न, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स ठीक है। 3 पार्ट होते हैं मेनली इसके, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो सिस्टर्नी होता है, एक ट्यूब्यूल्स होता है और एक वेसिकल्स होता है। कौन कौन सा, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी जो होती है वो ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, आपस में कनेक्टेड रहती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहती है, एक साथ मिलके सैक जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, वो क्या होती है, सिस्टर्नी, ठीक है। ट्यूब्यूल्स जो होती है वो क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। क्या होती है, ब्रांच्ड होती है, ठीक है। ये क्या है, ब्रांच्ड पार्ट है, ट्यूब लाइक पार्ट है, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट हो गया। और छोटी छोटी गोले मतलब राउंडेड शेप जो होती है वो क्या होती है, वेसिकल्स होती है, ठीक है। तो अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर अपन बात करें टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक ये तो मैंने कंपोनेंट बताए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, कौन कौन से, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब मैं बात कर रही हूँ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की बात कर रही हूँ बेटा। 2 टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या होता है, ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसका मोस्ट ऑफ पार्ट होता है सिस्टर्ने। क्या होता है, सिस्टर्ने, मतलब इसमें मेनली क्या प्रेजेंट रहेंगे, सिस्टर्ने प्रेजेंट रहेंगे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली क्या प्रेजेंट रहेंगे, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। क्या प्रेजेंट रहेंगे, ट्यूब्यूल्स। वैसे तो तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती हैं, सिस्टर्नी भी हो सकती है, ट्यूब्यूल्स भी हो सकती है और वेसिकल्स भी हो सकती है, लेकिन मेनली ज़्यादातर कौन सा प्रेजेंट होता है, रफ में तो क्या प्रेजेंट रहेंगे, सिस्टर्ने प्रेजेंट रहेंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट रहेंगे, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। क्या प्रेजेंट रहेंगे, ट्यूब्यूल्स। अब ये रफ क्यों है, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं इसकी सरफेस के ऊपर। किसके सरफेस के ऊपर, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या है, इसमें अब्सेंट है, इसलिए ये क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला क्या बताया मैंने, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट बना होता है सिस्टर्ने से, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मोस्ट ऑफ पार्ट बना होता है ट्यूब्यूल्स से, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और किससे अटैच होते हैं, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड से। किससे अटैच होंगे, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड। एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। राइबोफोरिन क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है फर्स्ट और सेकंड, जो राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच करने में हेल्प करता है, उसको जुड़ने में हेल्प करता है। कौन, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन
सेकंड ये है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है ये, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो किससे जुड़ेंगे, राइबोफोरिन से जुड़ेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि इसमें राइबोफोरिन फर्स्ट और सेकंड प्रेजेंट होती है, इसमें राइबोफोरिन फर्स्ट और सेकंड क्या होती है, अब्सेंट होती है। ठीक है, अब बात करें इसके फंक्शन की। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। तो सबको पता होता है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन बनाना क्या है, राइबोसोम का काम है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन का फंक्शन करना। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। किसका सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, लिपिड। क्या बनाएगा, लिपिड एंड कुछ अमाउंट में स्टेरॉइड्स। कुछ अमाउंट में क्या करेगा, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स को का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, अब देखो ये प्रोटीन बना रहा है, ये लिपिड बना रहा है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी सेल में ज्यादा होगा, कौन सी में होगा, जाहिर सी बात है उस सेल में ज्यादा होगा जो ज्यादा प्रोटीन बना रही है। ठीक है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस टाइप के सेल में ज्यादा होगा जो लिपिड बना रही है। ठीक है, तो प्रोटीन ज्यादा कौन बनाती है, लीवर सेल हो गई, पैनक्रियाटिक सेल हो गई। तो अपन बोल सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लीवर सेल या फिर अपन बोल सकते हैं पैनक्रियाटिक सेल में प्रेजेंट होता है। किस किस में, लीवर सेल एंड पैनक्रियाटिक सेल में प्रेजेंट होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है, लिपिड बना रहा है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एडिपोज टिश्यूज में प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एडिपोज टिश्यू में। और लीवर की वो सेल जो लिपिड को क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोजन को स्टोर करती है। ठीक है, लीवर की वो सेल जो ग्लाइकोजन को स्टोर करती है, उन सेल में भी कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मैंने क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क है ट्यूब्यूल का, उसको क्या बोल दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होके सेल मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे तो मतलब कुछ सेल में तो न्यूक्लियस से ही जुड़ा रहता है, कुछ सेल में सेल मेम्ब्रेन से ही जुड़ा रहता है, कुछ सेल ऐसी होती है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जुड़ा रहता है और सेल मेम्ब्रेन से भी जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म में वाइडली स्प्रेड रहता है, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑक्यूपाई कर रखा है इसने साइटोप्लाज्म का। देख लो इतनी सी सारी जगह में यही प्रेजेंट है, वाइडली स्प्रेड रहता है ये साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टम भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टम भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बताया, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक तो लुमिनल पार्ट और एक साइटोसोल पार्ट, या फिर एक तो इंट्रालुमिनल पार्ट और एक एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट। ठीक है, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। ठीक है, फिर मैंने बताया कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम, राइबोफोरिन, ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से जुड़े रहते हैं, वो तो क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, वो क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मोस्ट ऑफ पार्ट बना होता है सिस्टर्ने से, इसका बना होता है ट्यूब्यूल्स से। ठीक है, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ये लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, स्टेरॉइड का भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जिन से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में प्रेजेंट रहेगा जो क्या बना रही है, प्रोटीन बना रही है, जैसे लीवर सेल, पैनक्रियाटिक सेल हो गई। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल में प्रेजेंट रहेगा जो लिपिड बनाती है, जैसे एडिपोज टिश्यू बनाने वाली सेल हो गई, लीवर की वो सेल जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करती है, ग्लाइकोजन को स्टोर
करती है, ठीक है, उन सेल में होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स के साथ मिलके एंडोस्केलेटन बनाता है। क्या बनाता है? एंडोस्केलेटन बनाता है सेल का, ठीक है। सेल का जो अंदर का जो पार्ट होता है, स्केलेटल पार्ट होता है, उसका फॉर्मेशन करेगा कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके साथ मिलके? माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स के साथ मिलके क्या बनाएगा? एंडोस्केलेटन बनाएगा, ठीक है। दूसरा, ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे बनी है, यहाँ पे बताया था ना न्यूक्लियस के पास में ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे कोई बन गया, इसकी जो सिस्टर नहीं है इसमें कुछ बना, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल बना, वो मॉलिक्यूल यहाँ से कहाँ पे चलाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के पास, और सेल मेम्ब्रेन से आउटसाइड चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब कोई भी मटेरियल होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अभी बताया मैंने, प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी होता है इसका, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। इसका कौन सा पार्ट करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड स्टेरॉइड का सिंथेसिस भी करता है, लिपिड एंड स्टेरॉइड्स सिंथेसिस भी करता है। अब देखो, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सेल डिवीजन की जब अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे कि लेट प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो जो डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक साथ मिलके जब दोबारा से सेल बनेंगी, नई सेल बनेंगी, एक सेल डिवाइड होगी और दो सेल बनेगी, तब वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी ना। तो वापस से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी उसको बनाने में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। इसके अलावा ये बनाता है, किसको बनाने में हेल्प करता है? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, वैक्यूल्स, इनका फॉर्मेशन भी कर देता है ये। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल, ये जो सेल ऑर्गेनल है इनका फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो होती हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी हेल्प करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ड्रग्स को क्या कर देता है? डिटॉक्सिफाइड कर देता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या बताया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन बताए, ठीक है। तो नेक्स्ट आज मैंने पढ़ाया आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जितना पढ़ लिया ना, सेल के जहाँ से सेल बायो स्टार्ट किया वहाँ से लेके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जितने भी क्वेश्चन अब तक नीट में पूछे गए हैं उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।